हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया था घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका यह पार्ट 2 है या चैप्टर 2 भी आप कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे पहले हम लोगों ने देखा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और उसको हम 2 पार्ट में हमने कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर टोटल घटना चक्र को कवर किया जाएगा। या आपकी आगामी परीक्षा जो बिहार दरोगा होने वाला है, AODU का एग्ज़ाम होने वाला है, या BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है 72 जो BPSC होगा, या CGL जो होने वाला है, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से वीडियो देखने को मिलेंगे। और मैं एक नया सीरीज़ शुरू करूँगा जो संडे आपको मिलेगा करंट अफेयर का, और हर संडे को 1 महीने का करंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो मैं इस संडे से शुरू करूंगा और मैं सितंबर महीने के करंट अफेयर को कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद फिर अगस्त को, फिर जुलाई को, इस तरीके से मैं चलूँगा। और जितने भी साल का करंट अफेयर वो कवर करा दी जाएंगे आपके दरोगा एग्ज़ाम से पहले और AODU के एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो मैं एक ही वीडियो में इसे कवर कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट। मैं इसको जूम कर दूं, आपको दिक्कत ना हो देखने में। चलिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। इसे याद कर लीजिएगा गाइस, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है कि मुगल सम्राट द्वारा बंगाल में अंतिम गवर्नर कौन थे, तो मुर्शीद कुली खान। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, ठीक है। और इसी का नाम क्या रखा था, मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद बनाया और इस नगर का नाम ही मुर्शिदाबाद रख दिया था, ढाका से स्थानांतरित किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है गाइस। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा यह यदि कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। यह अलीवर्दी खान का स्टेटमेंट है, जिन्होंने क्या कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यूरोपियों की तुलना, यानी कि यूरोप को बोलो या ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, किसी को भी। तो उसे कहा था कि अगर उसे छेड़ा ना जाए, अगर उसे हम छेड़ते नहीं तो क्या देंगे, शहद देंगे, मतलब हमें प्रॉफिट देंगे। बट अगर उसे लगातार छेड़ेंगे तो वह क्या करेंगे, हमें काट काट कर मार देंगे, ठीक है। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। आपको पता है कि जो सिराजुद्दौला था, इसका क्या था, पुत्र था, पौत्र था, यानी कि अलीवर्दी खान इसके दादा लगते थे। तो इसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला इसका उत्तराधिकार बनता है और बंगाल का नवाब बनता है। ब्लैक होल की कथित घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। J.J. हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए, और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। यह सिराजुद्दौला पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और मैं बता दूंगा इसकी ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट ही है, गलत इल्ज़ाम लगाया गया था सिराजुद्दौला पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल थी ताकि वो सिराजुद्दौला को बंगाल से हटा सके और अपने वर्चस्व को बना सके। तो उन्होंने क्या कहा था कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को एक घटना क्या थी, इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। यहाँ पर एक छोटे से कमरे थे, वहाँ पर क्या किया गया, 46 व्यक्ति को बंदी बना लिया गया, मतलब उसमें बंद कर दिया गया, जिसमें से औरत भी थे, बच्चे भी थे, और कुछ नौयुवक लड़के भी थे। और इसमें से बहुत से लोग मर चुके थे, मात्र इसमें से कितने लोग बचे थे, 23 लोग ही बचे थे, और बाकी 123 लोग यहाँ क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं इल्ज़ाम था सिराजुद्दौला पर। बाकी इसकी कुछ और भी सच्चाई, बहुत से इतिहासकार अलग मानते हैं, तो मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा इसकी सच्चाई क्या है, ऐसे वीडियो लंबा हो जाता है। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सिराउल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने यही बताया गाइस कि बहुत से इतिहासकार इसको खारिज करते हैं और इसको सत्य नहीं मानते। ये अंग्रेजों की एक प्रकार की चाल थी, क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासी एक चाल से ही जीतते हैं। तो सिराजुद्दौला के लिए वो षड्यंत्र अपना रहे थे, और इसी षड्यंत्र का एक भाग था ब्लैक होल की घटना होना। तो गुलाम हुसैन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सियार उल मुतखैरीन, यहाँ पर इसने कोई इस बात का जिक्र नहीं किया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध जो होता है वो किसके बीच होता है, एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव थे और एक तरफ कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। और यह षड्यंत्र के द्वारा यहाँ पर युद्ध को हराया गया था, सिराजुद्दौला को हराया गया था। अभी आगे देखिए, इसमें बताया जाएगा आपको।
प्लासी, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पलाशी में है, युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 तक रहा था। तो दो बातों को याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत में 2 बार वायसराय या गवर्नर बनकर आया था। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है गाइस, वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। वो 1765 में आया था, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी या डायरेक्ट सिस्टम द्वैध शासन लागू हुआ था, तब वो आया था। 1764 में वो या भारत में नहीं था। ठीक है, इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह बहुत से गवर्नर जनरल के समय में हुआ है, कैनिंग के समय में भी हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में भी कौन सा विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनिटी कहलाता है ये। जो अंग्रेज लोग विद्रोह कर देते थे ना, उसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है, देखिए विलियम पिट ने क्लाइव के बारे में क्या कहा है, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। यानी कि क्या कह रहा है उसको, ए हेवन बॉर्न जनरल, यानी कि वह स्वर्ग से उतरा है डायरेक्ट, ये कहा जा रहा है। गैस एक बात बताऊं कि इसे स्वर्ग से उतरा माना जाता है, बट इसने अपने आप में आत्महत्या कर ली थी, लास्ट में ये मर गया था। खैर छोड़िए, अब अंग्रेज का कथन तो अंग्रेज के लिए बेहतर ही रहेगा। आगे देखते हैं। अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। अब देखा जाता है जो मीर कासिम था ना गाइस, उसको देखा जाता है क्या था, मीर जाफर का दामाद माना जाता है। ठीक है, पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। तो याद रखिएगा गाइस, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित जो राजधानी किया था वो किसने किया था, तो ये करने वाला व्यक्ति था मीर कासिम। और मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद बनाने का काम किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। राजधानी परिवर्तन करने का रीज़न क्या था, देखिए, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तारेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये याद रखिएगा, जो मीर कासिम था ना, उसने क्या किया था, सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया था। जैसे यूरोप में आधुनिक हथियार होते थे, आधुनिक बंदूकें होती थीं, वैसे ही अपनी सेना को गठन कर रहा था और वैसा ही ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज का वर्चस्व बंगाल में बन सके, और बंगाल से उसे हटाना चाहता था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए थे। तो मीर कासिम बहुत योग्य शासक था। आपको पता होना चाहिए कि जब सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है ना प्लासी के बाद, तो उस समय उसका उत्तराधिकार उसके बाद कौन बन जाता है, मीर जाफर बन जाता है। बीच में कुछ स्टोरी यहाँ पर गायब है, मैं बता देता हूँ। तो मीर जाफर जब बनता है, तो मीर जाफर ने भी क्या किया था, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान किया। बाद में स्टार्टिंग में तो वो अंग्रेजों का ये था, एक प्रकार का कहा जाए तो कठपुतली था, बट बाद में मीर जाफर ने भी बहुत सारे खजाने से पैसे देना या अन्य जगहों पर कर लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। लेकिन मीर कासिम सबसे योग्य था, मतलब देखा जाए तो वह सिराजुद्दौला से भी योग्य था। और मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। अब मीर कासिम से जो युद्ध होता है उसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए, 22 से 23 अक्टूबर 1764 के अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर बीच में स्टोरी क्या होता है। जो मीर कासिम था ना, उसने क्या किया कि अवध गया और अवध जाकर शुजाउद्दौला को कहा कि हमारे बंगाल पर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा वर्चस्व बना लिया, तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। और वो बंगाल अवध से शुजाउद्दौला को और दिल्ली का जो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम सेकेंड, उन दोनों से एक संगठन करता है और तीनों मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और इस समय ये युद्ध क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस समय अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज की यहाँ पर जीत जो थी वो ताकत से जीत हुई थी। और यही समझ में आ जाता है कि अब अंग्रेज हारने वाले नहीं हैं। देखा जाए तो यहीं से इनकी वर्चस्व पूरे अच्छे तरीके से पैठ यानी कि बंगाल में जम जाती है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल ऑफ बक्सर, तो उस समय अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो वो कौन था, हेक्टर मुनरो।
इस युद्ध के समय वेंसिटार्ड गवर्नर बंगाल का गवर्नर था। इस नाम को याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में आ जाते हैं और इंसान रॉबर्ट क्लाइव लगा देता है। रॉबर्ट क्लाइव इस समय नहीं था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। यानी कि मैंने बताया कि अब ये साबित हो गया था कि भारत में अंग्रेजों को अब चुनौती कोई नहीं दे सकता है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। अब इलाहाबाद तक, यानी कि इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में उस समय ये थे शुजाउद्दौला, और दिल्ली तक का भी कुछ क्षेत्र क्या हो गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों राजा हार चुके थे। अवध का भी हार चुका था और शाह आलम सेकंड भी हार चुके थे। तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा कि अब अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए कोई नहीं है। अब देखिए, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। इसे याद रखिएगा। तो निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? बक्सर के युद्ध को। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। याद रखिएगा, जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय मीर कासिम अपने पद से हट जाता है और बंगाल का नवाब कौन हो जाता है? मीर जाफर। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को देने का वायदा किया। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर दो संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को, जहाँ पर किससे किया गया था? शाह आलम सेकंड के साथ। और शाह आलम सेकंड ने क्या किया था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों का दीवानी अधिकार किसे दिया था? अंग्रेजों को। और दूसरा इलाहाबाद की संधि हुआ था कब? 16 अगस्त 1765 को। और यहाँ पर क्या हुआ था? जो इलाहाबाद का क्षेत्र था और करा का क्षेत्र, वो किसे दे दिया गया? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को दे दिया गया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। यानी कि अब जो इलाहाबाद की संधि होती है तो उस समय गवर्नर कौन बन जाता है? रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। अब क्या था? इस समय बंगाल में क्या शुरू की गई थी? द्वैध शासन शुरू की गई थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बनाए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान बनाए थे और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ चुके हैं। ठीक है। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया? उसे अंधा कर दिया। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो ये डेट याद रखिएगा गाइस कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो 1803 में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। यानी कि शाह आलम द्वितीय के बाद जो भी मुगल बादशाह आए थे, अकबर सेकेंड और उसके साथ आए थे बहादुर शाह सेकेंड, वो मात्र क्या थे? पेंशन भोगी बनकर रह गए थे। और ये अकबर सेकेंड वही है गाइस जिसने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था और साथ ही राजा राम मोहन राय को भेजा था कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन भेजने का काम ही था, इनका मकसद ही था क्या? सॉरी गाइस, ब्रिटेन भेजने का इनका मकसद ही था कि किसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो ये शाह आलम सेकंड का अकबर सेकंड का जो पेंशन था ना, उससे रिलेटेड बात करने के लिए इसको भेजा गया था ब्रिटेन। और यही ब्रिटेन में जब ये जाते हैं तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और ब्रिस्टल में इनका कब्र है, मतलब समाधि स्थल है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और तथा बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा, खासी जनजातियों का विद्रोह सड़कें बनाने के लिए हुई थी और साथ ही साथ विद्रोह किसने किया था? तो यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? तीरथ सिंह। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कियम पनिक्कर ने कहा है 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम प्रश्न को देखेंगे। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है गाइस, 25-26 प्रश्न होंगे। आप लोग आसानी से इसे डील करिएगा। अगर आप पहले एक बार रिवाइज कर लो दोबारा थ्योरी को, ठीक है, उसके बाद प्रश्न लगाओ तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ सच में हमने इतना सही किया या नहीं किया। जो प्रश्न लगे कि हाँ कुछ नया है या ऐसा लगे कि मुझे याद नहीं तो उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये हमने ऊपर देख लिया है। मुगल सम्राट फरुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 में हो गई और 1727 में उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना।
जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। और इसको नियुक्त किसने किया था? तो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा मुर्शिद कुली खान, ऊपर हमने देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो वो कौन सा युद्ध था जहां से ब्रिटेन जो थे वो भारत में अपने प्रभुत्व को जमा चुके थे? तो वो कौन था? बैटल ऑफ प्लासी। याद रखिएगा गाइस। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में हुई थी। में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों यानी कि मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में था। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्ष के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। देखिए मैं इसका स्टोरी बता देता हूँ। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था ना, तो मीर जाफर उस समय अंग्रेजों के हाथों बिक चुका था और मीर जाफर ने क्या कहा सिराजुद्दौला को कि आप वापस चले जाओ, युद्ध हम जीत रहे हैं। और जैसे ही सिराजुद्दौला वहाँ पर वापस जाता है तो उसको रास्ते में ही मार दिया जाता है। मीर जाफर का बेटा ही उसको मीरन ने ही मार दिया था और युद्ध क्षेत्र में ही वो मारा गया था सिराजुद्दौला। इनकी एक बीवी थी जिनका नाम था लुक्तुन्निसा। ठीक है, सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद से लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध, वो हमने ऊपर देखा है, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की थी। अगर देखा जाए तो प्लासी का युद्ध क्या था? एक प्रकार का षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर का जो युद्ध था वह षड्यंत्र नहीं था, बल्कि ब्रिटेन ने अपने दम पर इस युद्ध को जीता था। आइए, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो कौन सा माना जाता है? प्लासी। हालांकि इसका आंसर देखा जाए तो बक्सर होना चाहिए गाइस अगर निर्णायक सैन्य सफलता में, मगर प्रथम रूप में देखा जाए तो प्लासी आप टिक कर सकते हो। बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड होता है कि वो आंसर किसे माने। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया? 1757 और 23 जुलाई का डेट था, ये भी याद रखिएगा गाइस, है ना। ऐसे एग्जाम फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखे जा सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र से खेला गया था, मतलब उसके साथ षड्यंत्र हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो अभी हमने ऊपर देखा था रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट ने कहा था क्या? वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। किसने कहा था? विलियम पिट ने। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है? जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह मैदान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पास, नादिया जिले के आसपास है। प्लासी यह युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पूरा याद रखिएगा टर्म, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। आपको पता है कि मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था? अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात पता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो कौन है? वो बक्सर का युद्ध माना जाता है, सबसे अधिक निर्णायक था। क्योंकि यहाँ पर बक्सर का जो युद्ध होता है ना गाइस, तो वहाँ पर जो ब्रिटेन के लोग थे ना,
वो पूरी तरह से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 सेना को हराया था एक बार में, जहाँ पर शुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था, दिल्ली का भी शाह आलम सेकंड था और साथ में मीर कासिम था। ठीक है, आइए देखते हैं। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अब इसके बाद कोई नहीं बचा था कि भारत में अंग्रेजों को चुनौती दे सकता है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। अब यहाँ से दिख गया था कि दिल्ली में जो मुगल सम्राट बैठा है ना, वो भी कमज़ोर है, वो भी अंग्रेजों से क्या हो सकता है, हार सकता है। अब धीरे धीरे दिल्ली को भी अपने क्षेत्र में अंग्रेज करना शुरू कर देंगे। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध बारे में कहा था, देखिए इसका नाम याद रखिएगा, P.E. रॉबर्ट्स ने कहा था, क्या कहा था, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि P.E. रॉबर्ट्स ने कहा था कि हम प्लासी की जगह पर बक्सर के युद्ध को ज़्यादा निर्णायक माने, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो था ना वो अंग्रेजों की हिम्मत से और उसकी ताकत से जीती गई थी। बट प्लासी का युद्ध क्या था, एक प्रकार का षड्यंत्र था, और बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। यानी कि अब यह साबित हो चुका था बक्सर के युद्ध के बाद कि जो केंद्र में सरकार बैठी है मुगल सम्राट, अब वो भी अंग्रेजों के सामने में एक कमज़ोर शक्ति है। ठीक है, यह साबित हो चुका था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो कौन सा था, बक्सर का युद्ध। हम एक्सप्लेनेशन ऊपर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो कौन है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आपको पता है शाह आलम सेकंड था, जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था और इसे अंधा कर दिया गया था, और इसके 2 उत्तराधिकार थे। ठीक ना, एक अकबर सेकंड था और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन माना जाता है, तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर को माना जाता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम वहां से हट चुका था, वो युद्ध लड़ने के लिए चला गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुआ था गाइस, तो डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765। इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बक्सर की लड़ाई 22 से 23 अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां होती है जो 1765 में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ हुई, जबकि दूसरी संधि किसके साथ हुई थी, शुजाउद्दौला के साथ हुई थी 16 अगस्त 1765 को। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो कौन था, शाह आलम प्रथम ने, शाह आलम सेकंड ने दीवानी प्रदान की थी। और यह कब किया था, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जहां पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। आइए, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा के कुछ क्षेत्र मुगल सम्राट को दे दिए थे। यानी कि जो मुगल बादशाह था उसे देने का वायदा किया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। उनके पास सिर्फ पेंशन ही मिलता था और उनका कोई वजूद नहीं था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, मुगल सम्राट ने, जो शाह आलम सेकंड था, है ना, 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहाँ शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, है ना,
जो शाह आलम सेकंड थे उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। यह बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे या कर जो थी वह संग्रह करने पर भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए थे, बंगाल का मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। तो मुर्शिदाबाद कहाँ है गाइस? बंगाल में है, इसीलिए इसको हम बंगाल के लिए टिक करेंगे। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम नाइब नजीम के रूप में भी कार्य करते थे। राजा शिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। यानी कि ये दूर से देखने में लगता था कि भारतीय यहाँ पर कर वसूल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर वसूलने का काम कौन कर रहा है? अंग्रेज ही कर रहा है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो हमने पढ़ा था ऊपर में, खासी जनजाति के संपर्क में, जब वो रास्ता या सड़कों का निर्माण कर रहे थे तब। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पांडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं और दोनों में झगड़े होते हैं तिरुत सिंह के नेतृत्व में। क्वेश्चन देखिएगा इस क्या बोल रहा है। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब अशफाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जनजातियों के लोगों का उच्च स्थान था। इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही उत्तर है, उसके हमें पहचान करना है। देखिए ये देखा जाएगा इस, तो ये दोनों उत्तर सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, जो कि दोनों सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। और ये यूपी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अलग स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतने डीप में किसी अदर राज्य, स्टेट या क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है। और अगर आप यूपी से हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, राजा टिकैत राय नवाब अशफाउद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतः अशफाउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अतः 2 कथन भी सही है, यानी कि कथन दोनों सही हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? ये कोई पूछा आईएएस का क्वेश्चन का एग्जाम है, आप इसका डेट निकालो कौन कौन सही होगा। जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1760 के आसपास हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और अंबर का युद्ध हुआ था 1749 के आसपास। तो यहाँ पर आप डेट याद रखिएगा गाइस। देखिए, पहला अंबर का युद्ध 1749, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजय कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। दूसरा याद रखिएगा इस, प्लासी का युद्ध हम पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया
और क्लाइव के को 2,34,000 पाउंड निजी भेंट दी थी। कितना दिया था? 2,34,000 पाउंड। ये अपने आप में बहुत बड़ा रकम है गाइस, उस जमाने में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अब ये वांडीवाश का युद्ध जो 1760 में हुआ था, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट ने की, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली कर रहा था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक में देखने को मिलेगा। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णायक जो भी निर्णय थे उसके मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। इसका डेट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली, ये हमने ऊपर पढ़ा एक्सप्लेनेशन में। आइए, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। यहाँ पर ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था, यानी कि फ्रांस हार गए थे और ब्रिटेन जीत गए थे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के द्वारा। 66वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में शहीद सुमिलित है? आइए देखते हैं। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध, नहीं, गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, नहीं। खुर्दा का युद्ध निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, गलत है गाइस। ये IAS का 1995 में क्वेश्चन आया था, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 के अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम को संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध हमने ऊपर पढ़ा 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। चिलियावाला का युद्ध देखिएगा, तो 13 जनवरी 1849 को हुआ था चिलियावाला का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड गफ। और सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेर सिंह। तो दोनों नाम याद रखिएगा। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1849 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो शेर सिंह के बीच हुआ था और लॉर्ड गफ के बीच हुआ था। ठीक है। अब देख, खुर्दा का युद्ध जो था गाइज वो 1795 में हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निज़ाम की हार हुई। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि बी विकल्प क्या है? सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सबसे ज़्यादा किसने किया था? मराठों ने विरोध किया था। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम में आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई के संधि से प्रथम में युद्ध बंद हुआ था। वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया था। 1818 में लॉर्ड हॉस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी थी। इसके बाद हम इसी बारे में पढ़ेंगे, मैसूर, पंजाब, मैसूर, फिर मराठा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल्दी ही मैं तीसरा चैप्टर भी आपके सामने उपस्थित करूंगा। और प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए बाय।